नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी काल, काल का अर्थ, परिभाषा एवं काल के भेद और काल पहचानने की आसान ट्रिक को जानेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। काल का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और आपको काल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काल काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय या फिर अवधि। काल की परिभाषा देखिए। क्रियापद के जिन रूपों में कार्य होने के समय का बोध हो, यानी क्रियापद के जिस रूप में कार्य होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से काल की परिभाषा समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल का यहाँ वाक्य लिखा है, राम किताब पढ़ता है। इसमें जो क्रियापद है वो है पढ़ता है। तो इस क्रियापद में हमें कार्य होने के समय का पता चल रहा है कि पढ़ता है, कि वर्तमान काल में होता है। तो ये आपका वर्तमान काल हो गया। काल की परिभाषा ही हुई कि क्रियापद के जिन रूपों में कार्य होने के समय का बोध हो, यानी पता चले कि कार्य कब हुआ, उसे काल कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, गीता बाजार गई थी, ये भूतकाल का वाक्य है। कैसे पता चला? गई थी, यह क्रियापद का रूप है और इसमें यह पता चल रहा है कि यह भूत यानी बीते समय की क्रिया है। तो ये आपका भूतकाल का वाक्य हो गया। वर्तमान काल यानी जो अभी अभी चल रहा है, वर्तमान है, आज है, अभी है। भूतकाल यानी जो बीत चुका समय, बीता हुआ समय। भविष्य काल यानी आने वाला समय। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें क्रियापद कौन है? जाऊंगा क्रियापद है और इस क्रियापद से कार्य होने के समय का पता चल रहा है कि आने वाले समय में कार्य होगा। तो ये आपका भविष्य काल हो गया। अब हम प्रत्येक काल के भेदों को उदाहरण के माध्यम से बड़े ही आसानी से समझेंगे। सबसे पहला वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के भेद देखिए। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। वर्तमान काल के यह 6 भेद होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके प्रत्येक भेद को समझेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? जब क्रिया का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना पाया जाए। उदाहरण देखिए, छात्र विद्यालय जाते हैं, गीता सब्जी बनाती है, रामू ढोल बजाता है। यह तीनों वाक्य में जो कार्य है, क्रियापद है, जाते हैं, बनाती है, बजाता है, इससे कार्य होने के समय का पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान में हो रहा नहीं है, बल्कि ऐसा सामान्य रूप से होता है। तो ये आपका वाक्य कौन सा काल हो गया? सामान्य वर्तमान काल। याद रखिएगा, इसके वाक्यों के अंत में अधिकतर ता है, ते हैं, ती है इत्यादि आते हैं कि जब क्रिया का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना पाया जाए तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण आपने देख लिया। अब अगला तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, तत्कालिक, तत्कालिक का अर्थ होता है तुरंत और अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है? कि जब क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही होती है। मैंने तत्कालिक का अर्थ बताया कि तत्कालिक का अर्थ होता है तुरंत, यानी जब कार्य तुरंत हो रहा हो तो आप उसे कहेंगे तत्काल। अपूर्ण हो रही होती है लेकिन कार्य पूरी नहीं होती, हो रही होती है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। तत्कालिक यानी तुरंत का, अपूर्ण का मतलब अधूरा वर्तमान काल। जैसे पूजा किताब पढ़ रही है,
तो पढ़ रही है क्रियापद है, और इससे यह पता चल रहा है कि कार्य तत्कालिक यानी तुरंत की है, हो रही है, और अभी अधूरी है, पढ़ रही है, पूरी नहीं हुई है। बालक गेंद से खेल रहा है, क्रियापद खेल रहा है, तो इससे कार्य होने के समय का पता चल रहा है कि कार्य तत्कालिक तुरंत हो रहा है और अभी अपूर्ण है, तो ये तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल। माँ खाना बना रही है यानी तत्कालिक तुरंत हो रहा है और अभी बना ही रही है, बनाई नहीं है, तो ये अपूर्ण है। तो ये समझ गए होंगे आप तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल कि जब क्रिया वर्तमान काल में तुरंत हो रही होती है और अधूरी होती है, तो इसे तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जब क्रिया वर्तमान काल में अभी अभी पूर्ण हुई प्रतीत हो। तीसरा रहेगा पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ आपका मिस्टेक से अपूर्ण लिखा गया है। यहाँ देखिए पिछला अपूर्ण वर्तमान काल, तो ये हमने पढ़ा कि तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ रहेगा पूर्ण वर्तमान काल। मैं इसे हाइड कर देता हूँ आपको। तीसरा कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल, कि जब क्रिया वर्तमान काल में अभी अभी पूर्ण हुई प्रतीत हो। नाम से ही प्रतीत हो रहा है पूर्ण वर्तमान काल, यानी जब क्रिया पूर्ण हो जाए, अभी अभी पूरी हुई प्रतीत हो, तो उसे आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। जब क्रिया वर्तमान काल में अभी अभी पूर्ण हुई प्रतीत हो। जैसे उदाहरण देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, तो खा चुका हूँ इस क्रियापद से लग रहा है कि कार्य अभी अभी हुआ है। उन्होंने स्नान कर लिया है, इससे लग रहा है कि अभी अभी क्रिया हुई है। सुदामा ने झूठ बोला है, अभी अभी हुई है। तो समझ गए होंगे कि जब क्रिया वर्तमान काल में अभी अभी पूर्ण प्रतीत हो, तो आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। चौथा देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो। नाम से ही संदिग्ध, यानी जब लगे क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, ऐसा संदेह हो, शंका हो, तो आप उसे कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे उदाहरण देखिए, श्याम खेल रहा होगा, इससे लग रहा है कि क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो रहा है, शक हो रहा है। मेहमान आ रहे होंगे, क्रियापद आ रहे होंगे, तो इसमें संदेह है कि आ रहे होंगे, संदेह के साथ कहा जा रहा है। सो रही होगी, ऐसा संदेह है, शंका है कि सीता सो रही होगी, अभी वर्तमान में सो रही होगी, ऐसा संदेह है, तो आपका यह हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। पहचान मैंने आपको बता ही दिया कि जब क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो। श्याम खेल रहा होगा, मेहमान आ रहे होंगे, सीता सो रही होगी, तो इस तरह के वाक्य आपके संदिग्ध वर्तमान काल हो गए। पांचवा, संभाव्य वर्तमान काल। जब क्रिया के वर्तमान समय में होने की संभावना हो। यहाँ की रहेगा, जब ऐसा लगे कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, तो जब कार्य के वर्तमान समय में होने की बस संभावना हो, तो आपका हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। जैसे दिनेश आता हो, निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि आ रहा है, बस ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि दिनेश आता हो। वे नहाते हों, वे नहा रहे हैं कि नहीं, ये मालूम नहीं है, बस ऐसा वर्तमान में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जब क्रिया के या कार्य के वर्तमान समय में होने की बस संभावना हो, तो वहाँ होगा संभाव्य वर्तमान काल। गीता पढ़ती हो, बस संभावना है ऐसा। लास्ट देखिए, पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। जब क्रिया पहले से ही आरंभ होकर वर्तमान काल तक चलता रहे, तो वह आपका कहलाएगा पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। जब कार्य पहले से ही भूतकाल में आरंभ हुआ हो और अभी तक लगातार चल रहा हो, पूरा नहीं हुआ हो, तो उसे आप कहेंगे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। जैसे उदाहरण देखिए, छात्र विद्यालय जाते रहे हैं। छात्रों के विद्यालय जाने की क्रिया कार्य
भूतकाल में ही शुरू हुई है और वर्तमान काल तक चली आ रही है। तो ये आपका हो गया पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। वह क्रिकेट खेलता रहा है पहले से ही, भूतकाल से ही कार्य करता रहा है वर्तमान तक। तो जहाँ जब कार्य भूतकाल यानी पहले ही आरंभ हुआ हो और वर्तमान तक चल रहा हो, तो वहाँ होगा आपका पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। अब देखिए भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जब कार्य बीते हुए समय में हुआ हो तो वहाँ आपका भूतकाल होता है। भूतकाल के भेद देखिए, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। अब हम एक एक करके भूतकाल के भेदों को देखेंगे। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। क्रिया का सामान्यतः बीते हुए समय में होना पाया जाता है। जब कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय में होना पाया जाए तो आपका सामान्य भूतकाल होगा। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ लिखा पद से लग रहा है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई है, कार्य भूतकाल में हुआ है, तो आपका सामान्य भूतकाल। छात्राओं ने नृत्य किया भूतकाल की सामान्य रूप है, तो आपका सामान्य भूतकाल हुआ। कुसुम घर गई, यह भूतकाल का सामान्य रूप है, तो आपका यह हो गया सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल समझ गए होंगे। यह सामान्य वर्तमान काल की तरह ही है, बस इसमें क्रिया भूतकाल में होती है, बीते समय में होती है। दूसरा देखिए आसन्न भूतकाल। क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी वर्तमान काल में समाप्त होती है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी जब कार्य भूतकाल में ही शुरू हुआ हो और अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ हो, तो हाँ होगा आपका आसन्न भूतकाल। जैसे देवेश अभी आया है, यानी भूतकाल में ही शुरू हुई आने की प्रक्रिया और अभी अभी पूर्ण हुई है। बालक पढ़कर आया है, मैं सोकर अभी उठा हूँ। तो जब वाक्य में क्रिया या कार्य भूतकाल यानी बीते समय में ही शुरू हुआ हो और अभी अभी वर्तमान काल में पूरा हुआ हो, तो आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल। जैसे देवेश अभी गया है, भूतकाल में ही शुरू हुआ और वर्तमान काल में अभी समाप्त हुआ। बालक पढ़कर आया है, भूतकाल में शुरू हुआ, अभी वर्तमान काल में समाप्त हुआ। मैं सोकर उठा हूँ, भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान काल में कार्य समाप्त हुआ, तो ये आपका हो गया आसन्न भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है। जब कार्य भूतकाल में ही पूरा हो गया हो, बीते हुए समय में ही पूर्ण हो गई हो, तो वहाँ आपका पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे मैं मामा के घर गया था, तो ये भूतकाल में ही जाने की क्रिया पूरी हो गई थी। राधा आई थी, तो राधा के आने की जो क्रिया थी, कार्य थी, वह भूतकाल में ही पूरी हो चुकी। तुम कर्ज लिए थे, तो लेने की क्रिया भूतकाल में ही हुई थी, तो यहाँ आपका हो गया पूर्ण भूतकाल। सीधा क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है। मैं मामा के घर गया था, राधा आई थी, तुम कर्ज लिए थे, तो ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। अब चौथा अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का भूतकाल में जारी होना पाया जाता है। क्रिया कार्य भूतकाल में जारी रहती है, पूरी हुई नहीं होती, हो रही होती है। कब? भूतकाल में। रहा था, रही थी, रहे थे, इस वाक्य के अंत में अधिकतर आते हैं। तो देखिए जैसे सुशीला कपड़े धो रही थी, भूतकाल में धोने की क्रिया जारी थी, बीते समय में हो रही थी। गीता कमरे में सो रही थी, तो सोने की जो क्रिया थी, कार्य थी, वह भूतकाल में ही हो रही थी। मैं गीत सुन रहा था,
तो सुनने की क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी। तो जब क्रिया भूतकाल में जारी रहे, पूरी न हो, तो हाँ आपका अपूर्ण भूतकाल हो गया। उदाहरण ध्यान से देख लीजिए। सुशीला कपड़े धो रही थी, गीता कमरे में सो रही थी, मैं गीत सुन रहा था। पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह होता है। संदिग्ध यानी संदेह। जैसे वर्षा हुई होगी, तो यहाँ वर्षा होने की जो क्रिया है, इसको भूतकाल में होने की संदेह है कि वर्षा हुई होगी। निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन बस संदेह है। देवेंद्र आया होगा, कन्फर्म नहीं है, स्पष्ट नहीं है, बस संदेह है कि आया होगा, कि उसके आने की क्रिया भूतकाल में हुई होगी। तुम रामायण पढ़े होगे, पढ़े होने की क्रिया पर संदेह है कि भूतकाल में पढ़े होगे, बीते हुए समय में। तो समझ गए होंगे, जब क्रिया के भूतकाल में यानी बीते हुए समय में होने का संदेह हो, तो आपका संदिग्ध भूतकाल, वर्षा हुई होगी, देवेंद्र आया होगा, तुम रामायण पढ़े होगे। इन वाक्यों में क्रिया के बीते हुए समय में होने का संदेह हो रहा है, तो आपका हो गया संदिग्ध भूतकाल। लास्ट, हेतु हेतु मद भूतकाल। ध्यान से देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल। सीधी इसकी पहचान कि दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर होती है। दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर होती है। यदि वर्षा होती तो वर्षा होना, तो अकाल नहीं पड़ता, नहीं पड़ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि वर्षा होती तो ये आपका पहला क्रिया हो गया इसमें, और दूसरे में तो अकाल नहीं पड़ती। तो इसमें दूसरी क्रिया अकाल नहीं पड़ता, इसमें यह क्रिया, इसमें की क्रिया, इस वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया से जुड़ी हुई है, इस पर निर्भर है। यदि वर्षा होती तो अकाल नहीं पड़ता, तुम आए होते तो कार्य हो जाता, कार्य हो जाता। इसकी क्रिया तुम आए होते दूसरी क्रिया पर निर्भर है, दूसरी क्रिया पहले क्रिया पर निर्भर है। मैं अगर घर में होता तो चोरी नहीं होती, तो चोरी नहीं होती, इस वाक्य की जो क्रिया है पहले वाक्य की क्रिया पर निर्भर है। मैं अगर घर में होता तो चोरी नहीं होती। तो जब दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर हो, तो हाँ आपका होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। अब भविष्य काल। जब कार्य आने वाले समय में हो, तो हाँ भविष्य काल होता है। भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, सातत्य बोधक भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। भविष्य काल के 4 भेद, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, सातत्य बोधक भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। अब हम प्रत्येक भविष्य काल के भेद को एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले सामान्य भविष्य काल। क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में होती है। माँ खाना बनाएगी, तुम शादी में जाओगे, मैं कार्य खरीदूंगा, बनाएगी, जाओगे, खरीदूंगा। इस क्रियापद से कार्य होने के समय का पता चल रहा है कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। तो ये आपका हो गया सामान्य भविष्य काल। ध्यान से वाक्यों को देख लीजिए। माँ खाना बनाएगी, ऐसा सामान्य रूप से भविष्य में होगा। तुम शादी में जाओगे, मैं कार खरीदूंगा। तो इस तरह के वाक्य आपके सामान्य भविष्य काल होते हैं। दूसरा देखिए, संभाव्य या संदेह भविष्य काल। क्रिया के भविष्य में होने की संभावना या संदेह होती है, तो आपका संभाव्य या संदेह भविष्य काल होता है। जैसे शायद वह खाना खाएगा, तो यहाँ खाएगा इस क्रियापद से, और यहाँ शायद है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संभवतः, शायद, संभव जैसे शब्द लगे रहते हैं। कि जैसे वो वाक्य का उदाहरण देखिए, शायद वह खाना खाएगा, तो क्रिया के भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो रही है, शक है। संभवतः मैं घर जाऊं, तो यहाँ
जाने की जो क्रिया है उसके भविष्य में होने की संदेह हो रही है। संभव है राम अच्छा खेलेगा, तो राम के अच्छे खेलने की जो क्रिया है उसको भविष्य में होने की संभावना या संदेह की जा रही है। तो जहाँ क्रिया के कार्य के भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो तो वहाँ आपका संभाव्य या संदेह भविष्य काल होता है। तीसरा, सातत्य बोधक भविष्य काल क्रिया का भविष्य में जारी रहने का संकेत होता है। कार्य का आने वाले समय में चालू रहने का संकेत या इशारा होता है। उदाहरण, मैं यहाँ आता रहूँगा, इस वाक्य में यहाँ आता रहूँगा आने की जो क्रिया है इसको भविष्य में जारी रखने का संकेत किया जा रहा है। डाकिया पत्र लाता रहेगा इस क्रियापद में यह पता चल रहा है कि डाकिया पत्र को यहाँ लाता रहेगा, क्रिया कार्य भविष्य में जारी रहेगी। तो जहाँ कार्य का भविष्य में जारी रहने का चालू रहने का संकेत होता है वहाँ आपका सातत्य बोधक भविष्य काल होता है। वाक्य को ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। मैं यहाँ आता रहूँगा कार्य के भविष्य में जारी रहने का संकेत है। डाकिया पत्र लाता रहेगा कार्य के भविष्य में जारी रहने का संकेत है। यह आपका सातत्य बोधक भविष्य काल हुआ। अब लास्ट, हेतु मद भविष्य काल। इसमें भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे अभी हमने हेतु मद भूतकाल में देखा था कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर थी, यानी एक क्रिया का मतलब दूसरी लास्ट वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पर निर्भर रहती है। जैसे परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो यहाँ सफल होने की जो क्रिया है पहले क्रिया पर निर्भर है, दूसरी वाली कि परिश्रम करोगे तो राम जाएगा तो श्याम भी जाएगा। श्याम के जाने की क्रिया राम के जाने पर निर्भर है कि राम जाएगा तो श्याम जाएगा। यदि वर्षा होगी तो कृषि नहीं सूखेगी। कृषि कब नहीं सूखेगी? दूसरे वाक्य की क्रिया जब वर्षा होगी, पहले वाक्य की क्रिया पर निर्भर है। तो यह आपका हो गया हेतु मद भविष्य काल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।